साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। क्या केंद्र सरकार को पता लग चुका है कि पेंशन उसके गले की फांस बन चुकी है और पेंशन सारे टेंशन की जड़ है? ये बात केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है कि एनपीएस को लेकर देश के सारे कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त विधेयक 2023 प्रस्तुत करते हुए बोलते हुए उन्होंने कहा कि पेंशन के आक्रोश को देखते हुए, कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए, जो कर्मचारी ओपीएस को लेकर आंदोलनरत हैं, उसको देखते हुए एक फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है। हम करने जा रहे हैं, जिसमें डीओपीटी के भी अधिकारी रहेंगे और ये कमेटी एनपीएस के मुद्दे का अध्ययन करके एनपीएस का गहराई से अध्ययन करेगी और कोई बीच का रास्ता निकालेगी कि सरकार के बजट को भी देखेगी, कर्मचारियों के खर्चों को भी देखेगी और एनपीएस से क्या नुकसान हो रहा है इसको भी देखेगी। तो पूरे एनपीएस की समीक्षा करने के बाद वो ऐसी सोच विकसित करेगी कि जिससे कि राज्य और केंद्र उस सोच को उसे जो निष्कर्ष निकालेगी उसको एडॉप्ट कर सकें। ये केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में इसकी घोषणा की है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एनपीएस यानी सरकार एनपीएस के इर्द गिर्द ही घूमना चाहती है। सरकार ये कहना चाहती है कि भाई ओपीएस को तो हम पहले ही रद्द कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं, ओपीएस को किसी भी स्थिति में हम लागू नहीं करेंगे, ये बहुत खर्चीली योजना है। तो वो एनपीएस में ही संशोधन करना चाहती है। हालांकि हमको अभी ये जो कल जो घोषणा हुई है इसकी डिटेल व्याख्या हमको प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस विषय में हम बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि केंद्र सरकार एनपीएस के इर्द गिर्द ही घूमना चाहती है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा न भी हो और बात भी बन जाए और कर्मचारी भी संतुष्ट हो जाएं और सरकार पर कोई बहुत बड़ा वित्तीय भार भी न पड़े। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि कर्मचारी जो हैं, कर्मचारियों का जो तर्क है वो बहुत ही मजबूत तर्क है। कर्मचारी ये कह रहे हैं कि साहब 30,000 रुपया जिस व्यक्ति को, जिस कर्मचारी को तनख्वाह मिलती थी, उसको एनपीएस में 1,500 रुपया मिल रहा है, उसको 2,000 मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है। तो कर्मचारी का जो तर्क है एनपीएस को लेकर के वो बहुत ही मजबूत तर्क है। अब सरकार इसमें कितना संशोधन कर पाएगी एनपीएस में, क्योंकि जो एनपीएस के नाम पर जो पैसा कट रहा है आखिर वो जा कहाँ रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। और वो पैसा कर्मचारी ये पूछ रहा है कि साहब 2,000 3,000 में क्या होता है, और ओपीएस और एनपीएस में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जानते हैं कि ओपीएस में एक निश्चित धनराशि यानी 50%, यानी ओपीएस और एनपीएस की अगर तुलना की जाए तो ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद जो अंतिम वेतन है उसका 50% निश्चित तौर पर मिलता है। लेकिन एनपीएस में कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, लेकिन ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम से ज़्यादा नहीं हो सकता।
यानी कुल मिलाकर की स्थिति हम ये कह रहे हैं कि एनपीएस में कर्मचारी का घाटा ही घाटा है। दूसरी बात यह है कि ओपीएस में कोई कटौती नहीं होती पेंशन के लिए, उसको रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% मिलने लगता है उसको जो है। लेकिन एनपीएस में कर्मचारी को 10% अपने वेतन से कटौती करानी पड़ती है और 14% सरकार उसमें मिला करके उसको देती है। कहाँ जमा करती है क्या है ये तो सरकार ही बता सकती है। तीसरी बात यह है कि ओपीएस जो होती है वो डीए लिंक होती है। जो महंगाई भत्ता है, जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है उसी तरीके से हमारी पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी की पेंशन भी बढ़ती जाती है। लेकिन एनपीएस जो है वो डीए लिंक नहीं है, महंगाई भत्ते से लिंक नहीं है। यही कारण है कि एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो पेंशन है वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। तो कर्मचारी की यही सबसे बड़ी परेशानी है और कर्मचारी एनपीएस को लेकर के इसीलिए आंदोलनरत है। आप जानते हैं कि 2004 में ओपीएस की जगह एनपीएस लागू कर दी गई थी। हालांकि कर्मचारी इसके पक्ष में नहीं था और लेकिन उस समय कर्मचारी शांत रहा क्योंकि कर्मचारी को उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, उसके परिणाम नहीं मालूम थे। लेकिन जब उसके परिणाम एनपीएस के परिणाम सामने आए तो कर्मचारी चौंक गया कि ये तो हम बहुत बड़ा घाटा है इसमें तो एनपीएस में। तो जब कर्मचारी ने समझा तब कर्मचारी को पता लगा कि हमने 2004 में बहुत बड़ी भूल कर दी थी, विशेष रूप से कर्मचारी नेताओं ने। तो आज कर्मचारी की समझ में आ गया है और पूरे देश में सारे के सारे कर्मचारी, सारे राज्यों के कर्मचारी सभी आंदोलनरत हैं और इस दिशा में वो जो है अपनी आंदोलन के लिए जगह 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 प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम बना रहे हैं और वो जो भी ट्रेड यूनियन का जो कार्य होता है उस कार्य में वो अपनी सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करके भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो साथियों, सरकार का ये दावा है कि ओपीएस के मुकाबले एनपीएस बहुत अच्छी है। हमको हमारे पास ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ये बहुत खर्चीली है हमारे लिए और कर्मचारियों को के लिए हमने एनपीएस लागू कर दी है और एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है। अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो जितने एमएलए एमपी हैं सबसे पहले एमएलए एमपी को वो एडॉप्ट करनी चाहिए। पुराने ट्रेड यूनियन लीडर, वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि 3 दिन या 13 दिन जो एमएलए एमपी रह लेता है उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो आच्छादित होता है। तो उसके लिए है और कर्मचारी के लिए एनपीएस। तो जो एमएलए एमपी हैं और सरकार तो सभासदों को भी, यानी उनका ये कहना है श्री शिव गोपाल मिश्रा का कि सभासदों को भी पेंशन देने पर विचार हो रहा है सरकार के यहाँ। पुराने जो विधायक हैं उनको भी पेंशन देने पर विचार चल रहा है। तो जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके लिए ओपीएस और कर्मचारियों के लिए ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम और कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम। तो सवाल इस बात का है कि ये दो व्यवस्थाएं, सवाल तो यह है कि राइट टू इक्वलिटी, हुजूर जो है, हुजूर पुरानी पेंशन स्कीम से आच्छादित हैं और मजूर जो है न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित हैं। तो ये जो दोहरी व्यवस्था है, दोहरी जो प्रणाली है, आक्रोश का यही एक कारण है कि क्योंकि कर्मचारी ये कह रहा है कि कोरोना पीरियड में जितने हॉस्पिटल थे, जितनी प्राइवेट बसें थीं, सारी की सारी बंद थीं, कहीं कोई नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीआईएसएफ, इनके 12 लाख कर्मचारी
संसद भवन हो या और तमाम हमारे जो सुरक्षा के, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, हर जगह हवाई अड्डा हो, हर जगह सुरक्षा में तैनात थे। प्राइवेट अस्पताल वाले बंद करके भाग गए थे, लेकिन हमारा सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर और कर्मचारी हॉस्पिटल में मुस्तैदी से खड़ा था। हॉस्पिटल में पुलिस की ड्यूटी लगी थी, वो भी खड़े थे। चारों तरफ आप जानते हैं कि साएं साएं हो रही थी सड़कों पर, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये हालात थे कोरोना पीरियड में। लेकिन कोरोना पीरियड में अगर कोई डटा था, उसे युद्ध के मोर्चे पर बिना किसी लाग लपेट के, बिना डरे और उन कष्टों को झेलते हुए, कोरोना के कष्टों को झेलते हुए, बहुत सौ को कोरोना भी हुआ, वो बेचारे ख़त्म भी हो गए, लेकिन कर्मचारी डटा था। तो ये त्याग और तपस्या जो कर्मचारी ने की, वो क्या और कोई कर सकता है? तो उस जो कर्मचारी इतनी त्याग और तपस्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कानून बनाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो होता है उसको लागू करने का काम तो कर्मचारी करते हैं, अधिकारी करते हैं। तो एग्जीक्यूशन का काम जब कर्मचारी और अधिकारी करते हैं तो क्या इसीलिए यही सरकार की इसी के कारण सरकार की लोकप्रियता बढ़ती है। आज मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है या बढ़ी है, वो अगर कर्मचारी अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ उन योजनाओं को लागू न करते तो क्या होता, उसके परिणाम क्या होते। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि निश्चित रूप से जो कर्मचारी एग्जीक्यूट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है योजनाओं को, उसका बहुत बड़ा दायित्व है और इन योजनाओं का श्रेय, लागू करने का श्रेय कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाना चाहिए। तो फिर हम उनके देनदारियों में, उनके वेलफेयर के लिए हम क्यों नहीं सोच सकते हैं, उनके कल्याण के लिए क्यों नहीं सोच सकते हैं। ये पेंशन तो बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे की लाठी के लिए कर्मचारी, असल में सबसे ज़्यादा कर्मचारी को अगर धन की आवश्यकता होती है, धन के संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो वो रिटायरमेंट के बाद होती है। हारी बीमारी, स्वास्थ्य कारणों से उसको पल पल पे उसको पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसा उसको कितना मिल रहा है? तनख्वाह मिलती थी 50,000, पेंशन मिल रही है 3,500। अब 3,500 रुपये को वो ओढ़े के बिछाए, क्या करे कर्मचारी? तो कर्मचारी की संवेदना के साथ हमको कदम मिलाना पड़ेगा, हमको संवेदना प्रकट करनी पड़ेगी। और ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार दबाव में क्यों आ रही है? दबाव में इसलिए आ रही है कि वो देख चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में जब कर्मचारियों ने वहाँ के 1 लाख कर्मचारियों ने कहा वहाँ की मुख्यमंत्री से कि साहब आप पेंशन लागू करने का वादा करिए, तो उन्होंने कहा कि ये वादा हम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि आप MLA MP जितने हैं सब तो पेंशन लेते हैं, आप खुद ही पुरानी पेंशन स्कीम से अच्छा देते हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं आप जो है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम भी विधायक बन जाओ और घर बैठे पेंशन लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो भारत बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने तो वो गरीबी के दिन देखे हैं जबकि अमेरिका से लाल गेहूँ आता था, तब हमारे घरों में रोटियां बनती थी और तब भी सरकारें पेंशन देती थी, तब भी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। लेकिन आज वो पेंशन के लाले पड़ रहे हैं। कारण क्या है? वो पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा, कर्मचारियों की कटौती जो हो रही है तनख्वाह से, वो पैसा किसके हवाले कर दिया गया है? वो बाजार के हवाले कर दिया गया है और कर्मचारियों को लावारिस छोड़ दिया गया है। इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम, जो कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम बहुत आवश्यक है। तो साथियों, केंद्र सरकार फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है,
उसको बनाकर उस कमेटी को जो काम सौंपा गया है कि आप कोई न कोई बीच का रास्ता निकालिए, कोई सोच विकसित करिए, जिसके आधार पर हम जो कर्मचारियों को एनपीएस से, न्यू पेंशन स्कीम से परेशानी हो रही है, उनको उससे निजात दिलाई जा सके। लेकिन केंद्र सरकार का सारा जो कुछ है वो एनपीएस के इर्द गिर्द ही है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम से या पुरानी पेंशन स्कीम से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो न्यू पेंशन स्कीम में ही कोई न कोई संशोधन करने के प्रयास में है। अब सवाल इस बात का है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम किन किन राज्यों में आज लागू है, स्टेटस क्या है? तो आप जानते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इनमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और केरल ने तो न्यू पेंशन स्कीम को एडॉप्ट ही नहीं किया था। उनको पहले से आभास था कि ये न्यू पेंशन स्कीम जो है ये गड़बड़ झाला है, ये कर्मचारी के हित में नहीं है। और मैं वहाँ के लोगों को बधाई देना चाहूँगा, इसका मतलब वो बहुत बड़े दूरदर्शी लोग थे। पश्चिम बंगाल और केरल के जो ट्रेड यूनियन लीडर थे या वहाँ की जो सरकारें थीं, वो काफ़ी दूरदर्शी रहे होंगे कि उन्होंने उस स्कीम को एडॉप्ट ही नहीं किया। तो अब सवाल इसका है कि आगे होगा क्या? आगे आप जानते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में जंग जारी है। ओपीएस रहेगी या एनपीएस रहेगी। केंद्र सरकार एनपीएस के फायदे यानी न्यू पेंशन स्कीम के फायदे गिना रही है। कर्मचारी उस न्यू पेंशन स्कीम को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें उसका कोई भविष्य नहीं है। वो पुरानी पेंशन स्कीम ही उसके लिए सूटेबल है और वो यही कह रहा है कि यही हमारी जीवन रेखा है, ये हमारा सुरक्षा कवच है, ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है कि भाई हमारा जो अर्थशास्त्र है वो बिगड़ जाएगा। तो वो कर्मचारी कह रहे हैं कि वो अर्थशास्त्र किस काम का जो समाज शास्त्र की चिंता नहीं करता। कर्मचारियों का तर्क यह है कि जब 2 टाइम की रोटी के लिए हमारे पास अनाज नहीं था तब भी पेंशन देते थे, हमने कई युद्ध लड़े तब भी हम पेंशन देते थे, हमने कभी कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती नहीं की, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही सरकार का हाथ और पैर होता है, वो सरकार की योजनाओं को वही ज़मीन पर उतारता है। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका फैसला कब होगा, कैसे होगा। तो जहाँ तक हमारा विचार है, जो हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस है, इसका नतीजा हिमाचल प्रदेश पर सबकी नज़र है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पलट दी थी। वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार से कहा था कि आप पुरानी पेंशन का वायदा करिए। उन्होंने कहा कि हम ये तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने कहा कि आपके विधायक और मंत्री और एमपी एमएलए घर बैठे जो पेंशन लेते हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि तुम भी एमपी एमएलए बन जाओ, तुम भी घर बैठे पेंशन लो। यानी कर्मचारियों की खिल्ली उड़ाई थी हिमाचल प्रदेश में। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई, जबकि प्रधानमंत्री ने वहाँ पर 6 रैलियाँ की थी। तो जो चुनाव जो होने हैं अब 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, तो यहाँ जो चुनाव होने हैं, इन चुनावों में ये जो चुनाव होने हैं, इसमें हम विश्लेषण करना चाहेंगे कि इस चुनाव का दृष्टिकोण क्या होगा।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये दोनों मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन स्कीम अपने राज्य में लागू कर चुके हैं। तो जब लागू कर चुके हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि जब 2023 में जो विधानसभा का चुनाव, यानी बिल्कुल सिर पे है चुनाव होता है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों की अगर वापसी होती है तो इसका मतलब है कि ये जो पुरानी पेंशन स्कीम का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। फिर कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। लेकिन और इसमें देखने वाली बात होगी कि कर्मचारी अपनी एकता का किस तरीके से परिचय दे पाते हैं। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये तय कर देगा कि पुरानी पेंशन स्कीम जो वहाँ लागू हो चुकी है तो उसका रिजल्ट क्या है। तो अगर दोनों कांग्रेस सरकारों की वापसी होती है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन स्कीम के जो समर्थक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो चाहते हैं, जो उससे आच्छादित होना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा बल मिलेगा। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, एकनाथ शिंदे शिवसेना। वहाँ पर चुनाव होने हैं, 2023 में चुनाव होने हैं। तो वहाँ पर आपने देखा कि 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। तो जब 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, 18 लाख कर्मचारी का मतलब है कि एक परिवार में 5 आदमी अगर मान लिए जाएं तो 18 पंजे 90, यानी लगभग 1 करोड़ लोग उससे प्रभावित हुए। यानी 1 करोड़ लोग उस पुरानी पेंशन स्कीम के पक्ष में हैं, ये समझ लीजिए। तो एकनाथ शिंदे सरकार ने कर्मचारियों से कहा कि भाई हम हाई पावर कमेटी बनाए दे रहे हैं इसमें, और कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसको हम लागू करेंगे। हम पुरानी पेंशन स्कीम के विरोध में नहीं हैं। लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि हम किसी कमेटी को नहीं जानते हैं, आप सीधे सीधे पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा करिए। लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार ने हाई पावर कमेटी बना दी, लेकिन कर्मचारी फिर भी हड़ताल पर गए। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी बैकफुट पे है और उसने हाई पावर कमेटी बना दी है जो कि अध्ययन कर रही है उस मैकेनिज्म का कि किस तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम को ज़मीन पर उतारा जा सकता है। अब हम आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में भी निकट भविष्य में चुनाव है। कर्नाटक में भी कर्मचारी आंदोलनरत है, कर्मचारी वहाँ पे प्रदर्शन कर चुका है। तो वहाँ की सरकार भी ये अपने में समझ रही है कि अगर मान लीजिए ये कर्मचारी और अधिकारी हमारे विरोध में खड़े हो गए तो चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, चुनाव कैसे हम जीत पाएंगे। तो कर्नाटक में भी एक कमेटी बनाई, उन्होंने कमेटी बनाई है बड़े बड़े अधिकारियों की, IAS अधिकारियों की, और उसको जयपुर भेजा कि आप इसका अध्ययन करके आइए कि वो राजस्थान सरकार किस प्रकार अपने कर्मचारियों को पेंशन दे रही है, इसकी मैकेनिज्म को समझिए। तो कर्नाटक में भी सरकार जो है बैकफुट पे है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार है। शिवराज सरकार तो साथियों मध्य प्रदेश में 5 फरवरी को भोपाल के दशहरा मैदान में सरकारी कर्मचारियों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया था कि वो ऐतिहासिक था, जिसको महाकुंभ का नाम दिया कर्मचारियों ने। शिवराज सरकार प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही थी,
लेकिन हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो उसको मजबूरन अनुमति देनी पड़ी। और ये बहुत बड़ा प्रदर्शन था, ऐतिहासिक प्रदर्शन था। तो शिवराज सरकार भी बिल्कुल पशोपेश में है, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होने हैं। और वो चुनाव जो है, जब इतनी भारी संख्या में कर्मचारी अगर अगेंस्ट होगा, खिलाफ होगा, तो निश्चित रूप से सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण सबके सामने है, शिवराज सिंह सरकार के सामने भी है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, हर मीटिंग में, हर जगह जहां अनावश्यक रूप से भी, हर जगह वो ये बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई तो हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो कमलनाथ जी की ये घोषणा लोगों के, यानी पुरानी पेंशन स्कीम धारक कर्मचारियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कर्मचारी इससे अट्रैक्ट होते हैं उनकी घोषणा से, उनको सांत्वना मिलती है, उनको खुशी मिलती है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो घूम घूम करके कह रहा है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। क्यों? कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की, वहाँ लागू कर दी, छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू कर दी, झारखंड सरकार ने लागू कर दी। इसका मतलब यह है कि विश्वास, कर्मचारियों को विश्वास है कि ये कर सकते हैं, कमलनाथ कर सकते हैं, कांग्रेस कर सकती है। अतः शिवराज सिंह सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। अतः जो ये राज्य हैं, आप जानते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरला, यानी इन राज्यों में बाकायदे, ये 7 जो राज्य हैं, इनमें बाकायदे पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। और अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर इसका परीक्षण होना है कि यहाँ के रिजल्ट क्या आते हैं। कर्मचारियों की एकता निश्चित रूप से इसमें बहुत मायने रखती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं किस तरीके से अपनी एकता का परिचय देते हैं, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। और एकता का परिचय उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वो दे चुके हैं। अतः देखने वाली बात होगी कि आगे 2023 में, और इसका फैसला, हमारा जो रिसर्च कहता है, इसका फैसला 2024 में नहीं बल्कि 2023 के एंड तक हो जाएगा कि पुरानी पेंशन रहेगी या न्यू पेंशन स्कीम रहेगी, नई पेंशन स्कीम रहेगी। अतः साथियों, हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस मास ओपिनियन चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।